डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए अभ्यासक्रम के प्रथम वर्ष के हिंदी मुख्य और गौण विषय के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ एवं उपन्यास के दूसरे खंड हिंदी कहानियाँ पर बात करने जा रहे हैं, जिसकी इकाई 2 शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी पर हम बात करेंगे। लेखक हैं प्रेमचंद। कहानी के 6 तत्व होते हैं। इन 6 तत्वों के आधार पर आप कहानी का अध्ययन कर सकते हैं, पर उसके पहले सबसे आवश्यक होता है कि आप कहानी को पूरी तरह से पढ़ें और उसका आनंद लें। उसके बाद आप एक अभ्यास यह कर सकते हैं कि कहानी पढ़ते समय जितनी बातें आपको अच्छी लगी और ध्यान में आई उन्हें लिखें। ध्यान रखिएगा कि आप कहानी पढ़ते समय ये काम बिल्कुल ना करें। कहानी आप ध्यान से पहले पूरी पढ़ लें, उस पूरा पढ़ने के बाद किताब अलग रखें, कहानी को अलग रखें और अपनी नोटबुक लेकर के बैठें, और तब आपको कहानी के विषय में जितनी चीज़ें अच्छी लगती हैं उतनी चीज़ें आप लिखें। उसके बाद जब आप प्रश्न तैयार करने के लिए कहानी की आलोचना लिखें या प्रश्न तैयार करें, तब उस समय इन 6 तत्वों के आधार पर आप पुनः विचार करें और आपने जो कुछ लिखा है उसको भी अपने लेखन में ज़रूर शामिल करें। हम एक के बाद एक इस कहानी के 6 तत्वों के आधार पर इस शतरंज के खिलाड़ी को देखेंगे। कथा वस्तु, हम एक कथा सार देख लें। आपको ज़रूर लिखना चाहिए। आप पूरी कहानी पढ़ करके फिर उस कहानी में जो मुख्य बात है उसको कुछ 1-1.5 पैराग्राफ में कुछ 10-15 लाइनों में लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी कहानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके अगर खाली उसका सार लिखना हो तो वो 1 पन्ने से ज़्यादा तो कतई नहीं बनेगा। और इस तरह की कहानियाँ जो छोटी कहानियाँ होती हैं उसमें तो आधे पेज में ही काम बन जाएगा। तो सिर्फ आधा पेज आपको लिखना है, उसका मुख्य जितना कुछ है कहानी का वो लिखिए। जैसे शतरंज के खिलाड़ी में आपको आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि लखनऊ के 2 नवाब थे, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों को शतरंज की लत थी, कोई कामकाज नहीं करते थे, सारे दिन केवल शतरंज खेलते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली की पत्नी को इससे बहुत बुरा लगता था और वो बहुत खफा होती थी, जबकि मीर रोशन अली की पत्नी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो उत्साहित करती थी कि जाइए और मिर्ज़ा साहब के यहाँ आपको देर हो रही है, आप जाके खेलिए। अब एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मीर सज्जाद अली की पत्नी और एक तरह से मीर रोशन अली को वो बाहर निकाल देती हैं। तो तब उस दिन से ये होता है कि चलो मीर के घर पर शतरंज खेला जाए। अब इनकी पत्नी को थोड़ी परेशानी हो जाती है कि वो क्यों घर पर रहते हैं, और इसी समय कुछ दिनों बाद एक फौजी ड्रेस में एक सवार आता है, एक घुड़सवार आता है और मीर के बारे में पूछने लगता है, मीर रोशन अली के। ये दोनों इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये फौजी घुड़सवार क्यों आया और क्यों पूछ रहा है और कहीं हमें फ़ौज में ना भर्ती कर ले, और घबरा करके ये सुनसान इलाके की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ पे शतरंज खेलने लगते हैं। और वस्तुतः ये चाल होती है क्योंकि पत्नी मीर रोशन अली की जो पत्नी थी उनका ये प्रेमी है जो कि इनको हटाने के लिए ऐसा स्वांग रचता है। ये इनको कोई दुनिया की फ़िक्र नहीं, दोनों नवाबों को, और वो वहाँ पर बैठ करके वहाँ पर अपने शतरंज की बाजी गोमती के किनारे एक सुनसान खंडहर में चला लगते हैं। इसी बीच एक दिन पता चलता है अंग्रेज़ी फ़ौज घुस आई है, तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं, वो ना तो घर लौटते हैं ना उनके शतरंज की बाजी में कोई फ़र्क आता है। और उसके बाद शाम को समय 4 बजे के करीब वो देखते हैं कि नवाब वाजिद अली को पकड़ करके अंग्रेज़ी सेना ले जा रही है। उस पर भी उनका ज़रा सा भी कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता है और वो अपने खेल में ही मस्त रहते हैं।
और खेल करते माने खेल में हारने के कारण और एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने लगते हैं, और उस आक्षेप में वो इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं, और सुनसान खंडहर में उनकी लाशें यूं ही पड़ी रहती हैं। कोई वीरता का काम नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई संवेदनशीलता, कहीं कुछ नहीं। और उनका नवाब गिरफ्तार होकर के चला गया, शहर पर, रियासत पर अंग्रेज़ों का, एक विदेशियों का कब्ज़ा हो गया, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और व्यर्थ के चीज़ के लिए, खेल के लिए वो अपने जान गंवा देते हैं। इसी खंड की पहली कहानी है, उसने कहा था, वो त्याग और शौर्य की कहानी है, और इसके ठीक विपरीत शतरंज के खिलाड़ी बिल्कुल विपरीत संवेदन की कहानी है, कि जिसमें पतन, चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा दिखाई गई है। कहानी का शीर्षक है शतरंज के खिलाड़ी, बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक है। इसमें और कोई किसी भी तरह से, जो इसके दो प्रमुख पात्र हैं मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, उनका और कोई तरह से वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि पूरी कहानी में उनका चरित्र जो उभर कर सामने आता है वो एक शतरंज का खेल खेलने वाले व्यक्ति के रूप के सिवा उनका और कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता है। तो शतरंज के खिलाड़ी जो इसका शीर्षक दिया है प्रेमचंद जी ने, बिल्कुल सही दिया है। और शतरंज आप जानते होंगे, यह खेल है जिसमें कि एक दो तरफ सेनाएं सजी होती हैं, और मुहरों की सेनाएं, और उनके आपस में शह और मात का खेल होता है। एक तरह का युद्ध ही छोटा सा लड़ा जाता है शतरंज की बिसात पर, जिसमें पैदल सैनिक भी होते हैं, घुड़सवार सैनिक भी होते हैं, हाथी वाले सैनिक भी होते हैं, और राजा और वज़ीर होते हैं। तो ये सब के साथ वो सेना शतरंज के खानों पर चलती है, और एक की जीत दूसरे की हार होती है, और उसमें भी व्यू रचना और ये सारे युद्ध के एक तरह से तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है मुहरों के ज़रिए। तो है युद्ध का ये भी, लेकिन जो वास्तविक युद्ध है, जो वास्तविक जीवन में चल रहा है, उससे कहीं कोई इसके खिलाड़ियों का लेना देना नहीं है। और तो ये माने इतना इनका चारित्रिक पतन हो चुका है, इतना गिर चुके हैं ये, कि मनुष्य होने जैसा भी उनमें उतनी भी जीवंतता नहीं रह गई है, उतनी भी संवेदनशीलता नहीं रह गई है, और एक तरह से वो वही शतरंज के प्यादे की तरह से वो उससे बंधे हुए और खेलते हैं। तो बहुत ही सुंदर उपयुक्त शीर्षक दिया है शतरंज के खिलाड़ी। और चरित्र पात्र इसमें जो हैं मिर्ज़ा सज्जाद अली, मीर रोशन अली, उनकी पत्नियां मिर्ज़ा साहब की बेगम, मीर साहब की बेगम, एक फ़ौजी अफसर, नौकर, इतने ही पात्र हैं। लेकिन देखा जाए तो वस्तुतः दो ही पात्र हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनका चरित्र चित्रण इसमें निकल कर के आता है, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली का। यही दो पात्र महत्वपूर्ण हैं, और यही दो पात्र के विषय में ये पूरी कहानी है। बाकी जो है वो सहायक के रूप में आते हैं, उनका कोई वर्णन या उनका चरित्र चित्रण जैसा नहीं है। बेगमों का थोड़ा बहुत किया जा सकता है, 2-4 लाइनों में उनके चरित्र के विषय में पता लगता है। जैसे मिर्ज़ा सज्जाद अली की जो पत्नी हैं वो अपने पति को अपने साथ देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जिस तरह घर गृहस्थी के जो काम है, घर जो गृहस्थ का जो कर्तव्य है वो निभाए, और उनकी अकर्मण्यता और उनके अति खेल के प्रति अति प्रेम को वो बुरा समझती हैं और ये करती। लेकिन उनका क्रोध ज़्यादा इस कहानी में वर्णित हुआ है, कोई युक्तता नहीं दिखाई पड़ती, और ऐसा नहीं, उसका अवसर भी उतना नहीं है कहानी में। तो इस तरह से उनका चरित्र चित्रण भी नहीं है। मीर साहब की बेगम जो है वो किसी और को
प्रेम करती हैं और वो थोड़ा सा एक दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके से ज़्यादा वो कुछ भी उनका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इनके तो नहीं, दो जो मिर्ज़ा शहजाद अली और मीर रोशन अली हैं, उनका चरित्र चित्रण जरूर होता है इसमें, और स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि दोनों ही निहायत अकर्मण्य और किसी भी संवेदना को न रखने वाले, क्योंकि जब अंत में ये दिखाई पड़ता है कि वो वाजिद अली शाह जा रहे हैं, तो जो हार रहा होता है वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है कि हाँ क्या हो रहा है उस पर हमको देखना चाहिए, वो अपने हार से बचने के लिए। और जो जीत रहा होता है वो बिल्कुल उसका तवज्जो नहीं देता उस बात पे। और जब चले जाते हैं तो जो जीतता है तो कहता है कि चलो थोड़ा दुख तो व्यक्त कर ले, तो हारने वाले को इसकी जल्दी पड़ी रहती है कि नहीं, मैंने एक बाजी हारी है तो जीतना है अब, और वो पुनः बाजी लगा करके बैठ जाता है और दुख तक व्यक्त करने, माने कर्तव्य तो कुछ नहीं किया, उस पर संवेदना, उस पर शोक भी प्रकट करे, इतना भी उसके में संवेदना नहीं होती है। इसी तरह से अपनी पत्नियों और घर को भी न तो वो समझते हैं और न विचार करते हैं, जरा सा भी विचारणा उनमें नहीं है, समझदारी नहीं दिखाई पड़ती कहीं पर भी, और एकमात्र विलासिता में वो डूबे हुए हैं। ऐसे ये दोनों के चरित्र दिखाए हैं, और उसके माध्यम से उस समय का जो चरित्र था 1856 का ये समय है, वो उस समय का जो भारतीय चरित्र था एक तरह से, जिसके कारण अंग्रेज़ इतनी जल्दी काबिज हो पाए इस देश पर, वो दिखाई पड़ता है। संवाद और कथनोपकथन। संवाद नाटकीय है, नाटकीय इस दृष्टि से कि वो जिस प्रकार के नाटक में संवाद कथा को बढ़ाने का काम करते हैं उस प्रकार इसमें भी करते हैं, और साथ में चरित्र को भी दिखाते हैं। और जिस तरह से ये देखिए, एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। अब बार बार लौंडी जाकर के कह रही है कि लौंडी यानी नौकरानी जाके कह रही है कि चलें, और वो झुंझला करके बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। अच्छा, यहाँ अब जो है मिर्ज़ा जी यहाँ पर जीत रहे थे, मीर साहब हार रहे थे, इसलिए मिर्ज़ा साहब नहीं उठना चाहते थे, और मीर साहब उनको उत्प्रेरित करते हैं कि उठ जाइए जाइए, देखना चाहिए। अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊँ, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोचिए कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। ये बेहद ये पूरा संवाद जो यहाँ पर है आप देखिए, बेहद नाटकीय है, और कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मीर साहब और मिर्ज़ा साहब जो है दोनों बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के नाटकीय संवादों का प्रयोग किया है, रोचकता भी आई है और कहानी भी आगे बढ़ पाई है, चरित्र भी स्पष्ट हो पाया है। पात्रानुकूल हैं, जिस प्रकार के पात्र हैं, लखनऊ के नवाब हैं, तो उसी प्रकार से जो है वो उर्दू का थोड़ा प्रयोग होता है, और उस तरह के नज़ाकत से वो बोलते हैं। बेगम साहब का थोड़ा सा ज़रूर, क्योंकि वो क्रोध में है, तो इस तरह से क्रोध में जिस प्रकार की भाषा निकलती है, थोड़ा रफ भाषा होती है, थोड़ी खाटी भाषा होती है, तो उस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रही हैं। अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की के फिक्र में सर खपाऊँ। जाते हो हकीम साहब के यहाँ के अभी भी तामुल है। ये पूरा जो है एकदम चित्र खींचता है एक मुस्लिम परिवार का, एक नवाब के
नवाब के घर का तो सीधा नहीं कहना चाहिए, एक सामान्य मुस्लिम परिवार का ये अच्छा चित्र खींचते हैं ये संवाद और इसकी भाषा जो है। देश लखनऊ है, स्पष्ट है, लखनऊ का वर्णन किया है आरंभ में। काल 1856 है जब वाजिद अली शाह को पकड़ लिया, और उसमें क्या परिस्थिति थी इसका बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेमचंद ने आरंभ में ही वर्णन करके बताया है कि किस तरह से सारे विलासिता में लिप्त होते थे, और यहाँ तक कि फ़कीरों यानी भिखारियों को भी पैसे मिलते थे तो वो रोटी ना खरीद करके अफ़ीम खाते थे। मतलब इतनी ज़्यादा नशे और तरह तरह का नशा, चाहे वो अफ़ीम का नशा हो कि तीतर लड़ाने का नशा, कबूतर उड़ाने का नशा, माने किसी न किसी तरह के व्यसन में पूरा लखनऊ शहर या अवध प्रांत या कहें भारत देश लगा हुआ था, और जिसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ इतने तेज़ी से भारत में फैले और पूरा अपना कब्ज़ा कर दिया। वातावरण यही है कि अंग्रेज़ों द्वारा देशी रियासतों पर कब्ज़े का वो समय है। अंग्रेज़ जो है एक के बाद एक देशी रियासतों पर बाय हुक और बाय क्रुक, यानी मैंने किसी भी नीति से जिस तरह से बन सके, आप उस समय के इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो देशी रियासतें थी उन पर किस तरह की उन्होंने पाबंदियां लगाई थी बहुत, और किसी न किसी बहाने कभी पुत्र नहीं हुआ तो दत्तक नहीं ले सकते और वो राजा नहीं हो सकता, गोद लिया हुआ पुत्र, और इस बहाने से अपने उसमें मिलाया कभी ये कि आप प्रजा को का जो ये इंतज़ाम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए आपको राजा होने का कोई हक नहीं है। इस तरह की बातें करके न किसी तरह की बात, किसी न किसी तरह का ये बहाना निकाल करके वो एक के ऊपर एक कब्ज़ा जमा रहे थे। उनको युद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और इस चीज़ को प्रेमचंद ने इस कहानी में बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है कि क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी युद्ध करने की, क्योंकि जो उनके सहायक थे या जो अकेला राजा कभी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि नवाब वाजिद अली शाह स्वयं भी काफ़ी रासरंग वाले व्यक्ति थे, उनमें स्वयं में भी वीरता खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वो पूरा समय ही इस प्रकार का था कि केवल माने एक तरह से चारित्रिक वीरता जो श्रेष्ठ मानवीय गुण हैं वो सारे समाप्त होकर के विलासिता और विलासिता, चूँकि उसके पहले बहुत तरक्की की थी, मुग़लों के शासनकाल में काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंचा था और हर तरह से सुख साधन संपन्न हो गया था वो पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत भी। तो उसके बाद मैंने ऊंचाई पर पहुंच करके पतन का ये पूरा काल था, और उसका सजीव चित्रण इसमें सूक्ष्मदर्शी से जिस प्रकार हम देख सकें वो ऐसा इस कहानी में चित्रित हुआ है। भाषा सहज भाषा है, प्रवाहमयी भाषा है और पात्रानुकूल है। जैसा मैंने कहा उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। लखनऊ तहजीब उसमें आई है, वो चाहे दोनों आपस में लड़ते भी हैं और एक दूसरे को ये भी करते हैं, दूसरे को पर बोली बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अपनी भाषा में वो सौम्यता बनाए रखते हैं। आप का करके बोलते हैं, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में आपकी मात हो गई, मुझे क्यों मात होने लगी, इस प्रकार से आप कह करके ही वो बात कर रहे हैं। और इसमें एक और है कि एक बार मीर साहब जीतते जा रहे हैं, मिर्ज़ा साहब हार रहे हैं, झुंझलाहट हो रही है उनको, लेकिन फिर भी वो उन पर उनकी दाद दे रहे हैं, उनके गाने और गज़लों पर और शेरों पर वो दाद दे रहे हैं। अंत में बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा ये हुआ तब जा कर के उनकी भाषा, फिर वो वास्तविक उनकी तहज़ीब और ये सब जब बहुत ज़्यादा आदमी क्रोध में आ जाता है तो वो सब बिखर जाती है। उसका भी वर्णन अंतिम हिस्से में प्रेमचंद ने रखा है। और इस तरह से वो फिर जब आपस में तर्क
तकरार करते हैं कि अप्रासंगिक बातें कहने लगते हैं। किसी ने ख़ानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते, वे तो हमेशा घास छीला करते, आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। माने ये अब बाद में जब गाली गलौज भी हो रही है तो वो भी एक एक स्तर पर हो रही है, एक तहजीब के साथ हो रही है, ये अंत तक दिखाया है। और इस तरह के शब्दों का और भाषा का प्रयोग किया है जो कि उस समय लखनऊ की तहजीब के अनुकूल है। शैली वर्णनात्मक ज़्यादा है और ये भी काफ़ी गंभीर मसले की कहानी है। किसी रियासत के राजा का पकड़ा जाना और उस पर किसी विदेशी का कब्जा हो जाना आसानी से, ये गंभीर बात है। लेकिन शतरंज के खिलाड़ी में प्रेमचंद ने अपनी भाषा को थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रखा है। वो वो उस व्यंग्य से उन्होंने धार लाई है अपनी कहानी में और अपनी गहरी संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। लेकिन कहानी को हल्का फुल्का रहना दिया है, कहानी को एक इस तरह का वो पठनीय है और एक प्रवाह में चलती है, जिससे पूरे कहानी में रोचकता बनी रहती है। इस कहानी का उद्देश्य भारतीय इतिहास की घटना को सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर समझने की कोशिश है। ये 1856 का समय और उसके आसपास का समय, जबकि पूरे भारत पर कब्जा बनाया। अवध काफ़ी बड़ा प्रांत था और महत्वपूर्ण प्रांत था। इस पर कब्जे ने वाजिद अली शाह के पकड़े जाने पर ये इस पर जो कब्जा हुआ अंग्रेज़ों का, उसने लगभग अंग्रेज़ों के भारत विजय को पूर्ण कर दिया। तो इतनी बड़ी घटना घटी, उसके पीछे क्या सामाजिक सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, इसकी पड़ताल एक तरह से सूक्ष्मदर्शी से करने की कोशिश यहाँ पर की है। वो इतिहास में बहुत जाते नहीं हैं, इतिहास का एक बस छोटा सा हिस्सा लेकर के और उस संवेदना को, उस समय की परिस्थिति को पकड़ने की कोशिश दिखाई देती है। यानी बृहद फलक पर जो कुछ घटित हो रहा है उसको पूरे एक विशाल उसमें देखेंगे तो बहुत सारी उसकी बारीकी, बहुत सारे उसके डिटेल्स छूट जाएंगे। तो यहाँ पर इस कहानी में उस सूक्ष्म स्तर पर पकड़ने की कोशिश की है कि जो कुछ बड़ा घटित होता है उसके पीछे कितनी छोटी छोटी चीज़ें काम करती रहती हैं। यहीं पर यही दो नवाब, इनके पास संसाधन थे और इनके पास अगर सेना होती, वीरता होती, तो जब देखा उन्होंने कि अंग्रेज़ी सेना घुस रही है और उसका मुकाबला करते, वो समय से एक नीति बनाते, तो शायद वाजिद अली शाह भी न पकड़े जाते और फिर सब मिल कर के अंग्रेज़ों को चुनौती दी जा सकती थी। एक कुछ हो सकता है कि भारत इतनी जल्दी परास्त न होता और जो परिस्थितियाँ फिर भारत ने अगले 100-150 सालों तक झेली, वो उसको न झेलनी पड़ती। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ और ये इतना बड़ी बात और कैसे किस तरह क्या सोच थी और क्या संवेदना थी उस समय, क्या उस समय चरित्र था कि जिसके कारण ये घटित हो सका, उसको एक सूक्ष्म स्तर पर पकड़ने की कोशिश की है। और एक विशेष कालखंड में, मतलब उस एक खास समय में चारित्रिक पतन कहाँ तक पहुँच गया था उसको बताया यहाँ पर इस कहानी के द्वारा बता रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और अच्छी बात यह है कि इस पर माने प्रेमचंद जितने सार्थक और जितने समर्थ कहानीकार हैं और इस पर फिल्म एक बनी है शतरंज के खिलाड़ी ही नाम से, उसको बनाने वाले भी बहुत ही समर्थ निर्देशक हैं सत्यजीत रे। मूलतः बंगला के ये हैं, बंगला के में ज़्यादा उन्होंने फिल्में बनाई हैं, लेकिन प्रेमचंद की दो कहानियों पर, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, इस दोनों पर उन्होंने फिल्म बनाई है और बहुत ही
दोनों ही फिल्में बहुत ही अच्छी हैं और प्रेमचंद की संवेदना को और भी स्पष्ट रूप से फिल्म के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। आप अपनी अभिरुचि से आप अपने इस कहानी को और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए इस फिल्म को देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये फिल्म मौजूद है। यूट्यूब पर जा कर के आप अगर शतरंज के खिलाड़ी डालेंगे फुल मूवी तो आ जाएगा, ये लिंक आएगा और आप देख सकते हैं। इस कहानी के संबंध में उसके जो आलोचना जो है, ये एक अपना परिचय ब्लॉग पोस्ट है, इस पर आप जाएं तो इसकी कहानी की आलोचना थोड़ी मिल सकती है। आप थोड़ा आपको नज़रिया मिलेगा इसको देखने और समझने का। विकिपीडिया पर शतरंज के खिलाड़ी के विषय में एक पोस्ट है, एक चैप्टर है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी आपको वस्तुनिष्ठ जानकारियाँ मिलेगी। ये कहानी कब लिखी गई, पहली सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुई, ये सब आपको उससे मिलेगा और थोड़ा सा इसके विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से आप इस कहानी को आप अच्छी तरह से और समझ सकेंगे और देख सकेंगे। आज का पाठ यहीं तक। आप ये कहानी पढ़ें और अपने आप को समृद्ध करें। नमस्कार। स्वाध्यायः परः